हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, कोरोना काल में अपना बहुत ध्यान आपको रखना है और अपने पेरेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सारे रूल्स फॉलो करने हैं कोरोना काल वाले, और पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई जो आप करेंगे वो कभी बेकार नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई जो है वो काम आने वाली है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ प्रॉपर फॉर्मेट में सामने वाले को रिप्रेजेंट करनी है। और कहाँ पर? कंसोल पर। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेटेड कंसोल। कंसोल क्या होती है हमारे लिए? कंसोल हमारे लिए होती है जो भी हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है, हम उसको क्या कहते हैं? कंसोल स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है यहाँ पे कंसोल। फिर है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। आप किस तरीके से इनपुट देना चाहते हैं, किस तरीके से आप आउटपुट दे रहे हैं, ये उस तरीके से क्या है कि देने का तरीका एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। इनपुट प्रॉपर मैनर में आना चाहिए। डेटा अच्छे मैनर में रिट्रीव करें और अच्छे मैनर में ही हम डेटा को पुट करा दें। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तीन चीज़ों का इस्तेमाल जनरली करते हैं कि iOS क्लासेस के फंक्शन होते हैं और हमारे फ्लैग्स होते हैं। ठीक है जी। दूसरा होता है हमारा मैनिपुलेटर्स। हमारे मैनिपुलेटर्स हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थर्ड होता है हमारे पास में यूज़र डिफाइन आउटपुट फंक्शन। ठीक है जी। यूज़र्स के द्वारा जो बनाए गए या यूज़र डिफाइन हैं या जो पहले से बनाए गए हमारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। और उनके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है? एक हेडर फाइल लगानी होती है, जिस हेडर फाइल का नाम है IOMANIP.h। ये हेडर फाइल क्या करती है? ये हेडर फाइल जनरली हमारे जो हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं उनको हेल्प करने में हमारी मदद करेगी। और सिंपल सी बात है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। कुछ फंक्शन हेडर फाइल जो हमारी stdln है वो भी, उसमें भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। stdio में भी हमारे काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। चलिए हम लोग कुछ फंक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि एक साइड आप देख रहे हैं मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं और दूसरा साइड मैंने क्या लिखा हुआ है, उसका टास्क क्या, मतलब वो करेंगे क्या। ठीक है, ये सबसे पहला फंक्शन है विड्थ। तो विड्थ फंक्शन यहाँ पे क्या काम करता है? ये स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई रिक्वायर्ड फील्ड साइज। ये आपको बताता है कि भैया इसका जो साइज़ है उसको विड्थ जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई वो जो रखनी है विड्थ। यानी कि विड्थ से यहाँ मतलब वो नहीं है, विड्थ से मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटीजर वेरिएबल रखा, मान लीजिए आपने लिखा 42 और इसमें विड्थ दे रखी है 5, तो उसके लिए 5 ब्लॉक्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। वैल्यू भले ही 42 दो ही अंकों में वैल्यू हो, दो अंकों में वैल्यू रखी जाएगी और जो तीन अंक होंगे वो खाली रखे जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को उसकी विड्थ यहाँ पर बतानी होती है। दूसरा है प्रिसिजन्स। प्रिसिजन्स का मतलब होता है कि स्पेशल नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्लेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लोटिंग वैल्यू भी आ जाती है। फ्लोटिंग वैल्यू से हमारा मतलब है कि दशमलव वाली संख्या है। अब मुद्दा ये उठता है कि दशमलव के अंक के बाद दशमलव लगाया और उसके बाद कितने प्लेस तक की वैल्यू, यानी कि कितने नंबर आपको जो हैं वो डिस्प्ले कराने हैं। तो वो आपका प्रिसिजन्स फंक्शन के थ्रू यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है। अगर आपने यहाँ पे 1 डाल दिया तो दशमलव के 1 अंक तक वैल्यू आएगी। आपने 2 डाल दिया तो दशमलव के 2 अंक तक वैल्यू आएगी। आपने 3 डाल दिया तो 3 तक आएगी। जितना भी नंबर आप इसके अंदर डाल देंगे उतना ही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है फिल। ये क्या काम करता है जी? फिल एक कैरेक्टर यूज टू फिल अनयूज्ड स्पेस, यानी कि अनयूज्ड क्या है, जो जगह है हमारी, ठीक है, जो अनयूज्ड पोर्शन है उसको ये क्या करेगा? फिल करने का काम करेगा। इसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर डाल दीजिए, कोई स्ट्रिंग आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो वो यहाँ पे क्या काम करेगा? वो यहाँ पे जो काम करेगा वो उसको फिल करने का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपका डेटा जो है इजीली फिल हो जाएगा। आप एस्ट्रिक डाल दीजिए या कोई अलग से कोई सिंबल डाल दीजिए, डॉलर डाल दीजिए, तो वो यहाँ पे फिल हो जाने का काम करेगा। उसके बाद है सेटएफ। सेटएफ क्या करता है? कंट्रोल द फॉर्म ऑफ आउटपुट डिस्प्ले। क्या है कि ये जो आपका डिस्प्ले है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद है अनसेटएफ। अनसेटएफ का मतलब है
क्लियर फ्लैग स्पेसिफाइड, यानी कि जो आपने स्पेस लिया है उसको वो क्लियर करने का काम करता है। अब हम देखेंगे कुछ मैनिपुलेटर्स हमने आपके पास लिखे हुए हैं और इक्विवेलेंट ऑफ iOS फंक्शन, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के कुछ फंक्शन हमारे पास हैं और वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। मैनिपुलेटर है जैसे सेट डब्ल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेट डब्ल्यू का जो काम होता है यहाँ पे हम वो किससे करा लेंगे, हम लोग विड्थ से करा लेंगे। ठीक है जी, विड्थ आपको बताई थी कि भाई विड्थ निकालने का काम करेगा अभी इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया। उसके बाद सेट प्रिसिजेंस किया, तो यहाँ पे प्रिसिजेंस नाम का एक फंक्शन है। एक है सेट फिल नाम का फंक्शन हमारा, तो वहाँ पे हमारा खाली फिल नाम का फंक्शन है। और एक सेट iOS फ्लैग्स है और यहाँ पर क्या है, सेट एफ है। और उसके बाद क्या है, हमारा रेस्ट iOS फ्लैग है और यहाँ पे अनसेट फ्लैग है। तो ये हम लोग जो चीज़ दिखा रहे हैं ये क्या है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, जो मैनिपुलेटर्स हैं, वो क्या हमारे इक्विवेलेंट iOS फंक्शन के होते हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं वो हम देखेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में हम काम करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है सी आउट डॉट लगाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इनको कॉल कराते हैं। तो डॉट लगाया और विड्थ डाल दिया। विड्थ का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है 5। विड्थ 5 का मतलब है कि 5 ब्लॉक बनेंगे। उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है सी आउट 543 एक वैल्यू डाल दी और उसके बाद मैंने अलग से वैल्यू डाल दी 12। तो राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे जो आउटपुट आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। इसका बेसिकली क्या है, ये आपका जो है राइट शिफ्ट रहेगा हमेशा। तो आपने जैसे 12 डाला तो 12 वाले में क्या होगा, राइट शिफ्ट से 12 आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या किया 543, तो 543 स्टोर हो जाएगा और जो विड्थ काम करेगी वो 543 के लिए काम करेगी। जो विड्थ है वो 5 है तो 5 ब्लॉक बनेंगे और 543 वैल्यू है, तो 543 वैल्यू 3 ब्लॉक के अंदर आ जाएगी और जो उसके 2 ब्लॉक होंगे वो खाली पड़े रहेंगे। ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं, हमेशा राइट टू लेफ़्ट भरने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर पे हमने किसी तरीके से लिखा हुआ है, हमने लिखा है सी आउट डॉट विड्थ। विड्थ हमने कितनी डाल दी है 5। अभी उसके लिए हमने लिखा जी सी आउट में हमने लिखा 543, सेम वैल्यू है। और फिर हमने क्या किया, सी आउट डॉट विड्थ फिर से 5 डाली और फिर काउंट करके हमने लिखा यहाँ पे सी आउट करके हमने लिखा 12। तो इस बार क्या होगा, ऊपर वाले में और इस वाले में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ये क्या रहेगा, राइट टू लेफ़्ट लिखेगा तो सबसे पहले राइट में जाएगा और 12 डाल देगा, यानी कि 1 और 2 डाल दिया। और विड्थ कितनी थी, 5 विड्थ थी। तो इस बार क्या होगा कि वैल्यू 2 ब्लॉक तो भर जाएंगे और 3 ब्लॉक हमारे खाली रहेंगे क्योंकि विड्थ हमारी 5 थी। उसके बाद उससे पहले वाले में क्या हुआ था, 543 था, तो विड्थ तो थी 5 और हमारे जो कंटेंट है 543 वो हमारे यहाँ पर फिल हो जाएंगे और जो हमारे 2 ब्लॉक है वो यहाँ पर खाली रहेंगे। ठीक है, आई होप इससे आपको क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सी आउट डॉट प्रिसिजेंस लिखा हुआ है। प्रिसिजेंस में हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पर 3 करेंगे तो इसका मतलब है कि दशमलव के 3 अंक तक की वैल्यू आएगी। जैसे आप देख रहे हैं 1.141 आपकी वैल्यू आ रही है। सी आउट में स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे लिखा है 2 का, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी और दशमलव के 3 अंक तक का यहाँ पर आंसर योग कर रही है। देन सी आउट लिखा हमने यहाँ पे और हमने वैल्यू डाल रखी है 3.14159। अब 3 अंक तक वैल्यू डालनी है, तो जो इससे पहले वाले मतलब दशमलव के 3 अंक के बाद की जो वैल्यू होती है, अगर वो बड़ी होती है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, 3.142। देन उसके बाद सी आउट लिखा है यहाँ पे और हमने दे रखा है 2.50032। अगर उसके बाद में 00 है तो वो उसे इग्नोर कर देगा और वो वहाँ पे सीधा क्या लिख देगा, 2.5 यहाँ पर वो डाल देगा। इस तरीके से आपका ये प्रिसिजेंस काम करता है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि अगर हमने प्रिसिजेंस भी दे रखा है, जैसे सी आउट लिखा हुआ है डॉट लगा के, प्रिसिजेंस हमने दे दिया यहाँ पर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के 2 अंक तक की वैल्यू ये शो करने वाला है। और सी आउट डॉट विड्थ हमने यहाँ पे डाल दी 5 का मतलब है कि जो ब्लॉक हमारे पास बनेंगे वो 5 ब्लॉक हमारे पास बनेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सी आउट हमने यहाँ पे डाल रखा है और उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या डाल रखी है, वैल्यू। वैल्यू आपकी है 1.2345। तो अभी इसमें क्या होगा, ये आपको पता है कि राइट से लिखना शुरू करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये डाल देगा 23, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक की वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले 23 डालेगा और एक ब्लॉक को वो खाली रखेगा। जो ब्लॉक खाली है वो पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर है। और उसके बाद जो 1 वैल्यू है वो 1 डाल देगा और उसके बाद एक ब्लॉक आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा।
टोटल जो ये ब्लॉक है हमारे पास, यानी कि जो विड्थ है टोटल, वो कितनी रहेगी हमारे पास में, वो विड्थ रहेगी टोटल हमारे पास में 5। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी ये इस तरीके से आउटपुट पे आपको यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। अब हम मैनिपुलेटर्स इन C++ में कुछ बात करेंगे। आपको मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है विच इज़ बेटर। आपको ये देखना है कि इसमें सबसे बेटर यानी कि बढ़िया आउटपुट कौन सा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले आउटपुट में मैंने क्या किया, नेम, उसके बाद कॉलन लगाया और तुरंत मैंने लिख दिया मनीष। उसके बाद मैंने लिखा फादर नेम, फिर कॉलन लगाया, फिर लिख दिया मैंने राम, फिर उसके बाद एज लिखा, कॉलन लिखा, उसके बाद लिख दिया 35। इसमें क्या है, कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर काम नहीं कर रही है। इसमें हमने बस जैसे हमारा नाम कोई सेंटेंस ख़त्म हुआ उसके बाद लिख दिया, नेम लिखा तुरंत लिख दिया, फादर नेम लिखा तुरंत लिख दिया। अब उसमें देखा नहीं है कितना साइज़ है, कितनी हाइट विड्थ हमारी यहाँ जा रही है, कोई चीज़ हमने यहाँ पे मैटर नहीं करी। सेकंड वाले में हमने क्या किया, नेम लिखा, उसके बाद कॉलन लगाया प्रॉपर मैनर में, फिर उसके बाद मनीष लिखा मैंने, फिर फादर नेम लिखा, फिर प्रॉपर मैनर में कॉलन है, फिर राम है, फिर एज है। तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन है हमारे पास में, वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से कितना विड्थ वगैरह लेकर के लिखा हुआ है। तो मेनली जो हमारा ये मैनिपुलेटर्स का काम है, जो हमारा आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में किस तरीके से हमें दिखाई देगा, वो काम हमारा कौन कर रहा है, मैनिपुलेटर्स कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है मैनिपुलेटर आर यूज टू परफॉर्म टास्क फॉर फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट। आपको पता चल ही गया कि इनपुट आउटपुट के फॉर्मेटिंग के लिए ही हम मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेटर आस नॉन मेंबर फंक्शन रिटर्निंग ए रेफरेंस टू ए स्ट्रीम। ठीक है जी। थर्ड है हमारे पास में, सिंस इट इज़ नॉन मेंबर फंक्शन दे डू नॉट रिक्वायर्ड डॉट ऑपरेटर फॉर कॉलिंग, यानी कि डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही सब मैथड्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। मैनिपुलेटर्स आर स्पेशल फंक्शन दैट कैन बी इंक्लूड इन IO स्टेटमेंट टू ऑल्टर द फॉर्मेट पैरामीटर ऑफ स्ट्रीम, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो ऑल्टरनेट करने का काम करेंगे वो इन फंक्शन के थ्रू करेंगे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हम इन फंक्शंस को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक IOMANIP .h नाम की आपको क्या लगानी पड़ेगी, हेडर फाइल यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। एक सेटफिल नाम का जो हमारे पास में फंक्शन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैरेक्टर पास कर देते हैं, वही कैरेक्टर है आपके अनयूज्ड एरिया में फिल हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है इट कैन बी यूज टू फिल्स द गिवन कैरेक्टर इन द अनयूज्ड फील्ड, यानी कि जो भी आप कैरेक्टर डाल देंगे वही आपके अनयूज्ड एरिया में जा कर के फिल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने 3 हेडर फाइल लगा रखी हैं। सबसे पहली हेडर फाइल इसमें है #include iostream.h, जो जनरली आप लोग यूज़ करते हैं C++ के अंदर। उसके बाद आती है #include IOMANIP.h, ये जो सेट फिल सेट डब्ल्यू ये सब जो फंक्शन है वो सब इसी हेडर फाइल के अंदर आते हैं। उसके बाद थर्ड आपने लगाया यहाँ पे #include conio.h। conio यानी कि आपकी जो मतलब आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर जो क्लियर स्क्रीन है, गेट चेंज वगैरह करना है, वो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, मेन मेथड लगा रखा है। हमने लिखा वॉइड में। ये क्या काम करेगा, हमारा जो कंपाइलर है यहाँ आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। देन उसके बाद आपने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, इंटीजर a और जिसके अंदर आपने डाल दिया 10, और दूसरा लिया आपने b, उसके अंदर आपने यहाँ पे डाल दिया 20। देन उसके बाद आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। फिर आपने लिखा सी आउट और सेटफिल नाम के फंक्शन को यहाँ पर लिया। ठीक है, डॉट ऑपरेटर वगैरह देखिए आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि ये प्रीडिफाइन है, तो इसको हम इजीली कॉल कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्या है, एज ए कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, तो यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर को रखा जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर डाल दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके बाद एंड ऑफ लाइन लगा दिया। देन उसके बाद हमने फिर से लिखा सी आउट और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू किस लिए, हमने विड्थ के लिए है। मैंने आपको बताया था कि 5 यहाँ पर उसकी हमने विड्थ डाली है। उसके बाद ए की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, फिर सेट डब्ल्यू हमने फिर से 5 डाल दी और फिर वो बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा।
तो कमेंट बना के देखिए किस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास 5 जो हैं वो स्टार जो हैं फिल हो जाएंगे, उसके बाद आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आपकी 5 स्टार फिर से प्रिंट होंगे क्योंकि विड्थ आपने 5 दे रखी है, और उसके बाद आपकी बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ये मैंने आपको कमेंट बना के डाल रखा है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद आपने फिर से लिखा सी आउट और सेट फिल कर दिया। इस बार आपने यहाँ पे डॉलर, पिछली बार हमने क्या किया था, स्ट्रिंग लगाया, एस्ट्रिक लगाया हुआ था। अब इस बार हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एस्ट्रिक की जगह डॉलर लगा देते हैं। डॉलर लगाने से क्या होगा, आपका डॉलर प्रिंट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा सी आउट, उसके बाद हमने सेट डब्लू दिया, यहाँ पर सेट डब्लू में हमने लिखा 7। तो इस बार क्या होगा, $7 प्रिंट होंगे। फिर क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर सेट डब्लू 7, फिर से आपके जो डॉलर हैं 7 वो प्रिंट होंगे, उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कमेंट में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, गेट सी एच करेंगे। गेट सी एच करके सिंगल कैरेक्टर को आप लोग यहाँ पे रीड करा लेंगे और रीड कराने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और सिंपल जिस फॉर्मेट में मैंने अभी आपको बताया है इसी तरीके से आपका प्रोग्राम वो आपको आउटपुट देगा। एक और प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेट प्रिसिशंस का एक प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद आपकी कितने अंक तक की वैल्यू यहाँ पर शो होने वाली है उस चीज़ को ये बताएगा। दिस मैनिपुलेटर कंट्रोल डिस्प्ले द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फॉर द फ्लोटिंग नंबर्स, यानी कि दशमलव के अंक तक कितनी वैल्यू आएगी जो फ्लॉट नंबर होंगे उनको ये यहाँ पर शो करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, आपको 3 हेडर फाइल आपको लगानी है। सबसे पहले हेडर फाइल कौन सी है, iostream.h है। उसके बाद IO यानी कि इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर MANIP इसीलिए लगाया हुआ है .h, ये क्या है, हेडर फाइल है। तीसरी हेडर फाइल क्या है आपकी, conio.h है। ये क्या काम करेगी, क्लियर स्क्रीन करने का, और गेट सी एच वाला प्रोग्राम। ये जनरली आप लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। जो हेडर फाइल इसके अंदर है वो इम्पोर्टेंट है, मैनिपुलेटर वाली। ये जो मैनिपुलेटर वाली हेडर फाइल है इसी के बेसिस पर ये सारे फंक्शन सेट प्रिसिजन वगैरह काम करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, आपने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के बाद आपने बॉडी शुरू करी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 10 डाल दिया, और एक बी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 3 डाल दिया। फिर आपने अपनी स्क्रीन को क्लियर करा दिया। देन उसके बाद आपने यहाँ पे किया फ्लॉट और सी नाम का एक वेरिएबल लिया, और आपने क्या किया, सी के अंदर क्या डाल दिया, ए डिवाइड बी करके, यानी कि ए में 10 था और बी में कितना था, 3। तो ये डिवाइड करेगा, और आपको पता है कि डिवाइड करने के बाद फ्लॉट में आंसर आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ कर दी, और ए बी को डिवाइड करने के बाद इससे पहले आपने क्या लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर फ्लॉट लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर जो है वो फ्लॉट में कन्वर्ट होकर के सी के अंदर जा कर के स्टोर हो जाएगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि टाइप कास्टिंग बोलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। हमने सी आउट किया, सेट प्रिसिशंस डाल दिया, हमने यहाँ पे डाल दिया 1 का मतलब है कि दशमलव के 1 अंक की वैल्यू भी दिखाएगा। और देन उसके बाद हमने सी की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, देन स्लैशन लगा दिया। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कमेंट बना करके लिखा हुआ है 3.3, इसका मतलब है कि आंसर आएगा 3.3। देन उसके बाद एक और लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है सी आउट, सेट प्रिसिशंस मैंने यहाँ पे कर दिया है 2, तो सी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया है। सेम क्वेश्चन में रहेगा सी की वैल्यू, इस बार सी की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 3.33। प्रिसिशंस में बस फ़र्क किया है, 1 था पहले और उसके बाद आपने क्या कर दिया है 2 कर दिया है। अगर आप यहाँ पे प्रिसिशंस में 3 कर देंगे, अगली बार मान लीजिए आपने एक लाइन और लिख ली कि सी आउट प्रिसिशंस 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3.333। आपने 4 कर दिया तो 3.3333, यानी कि क्या होगा, जितना भी आपने यहाँ पे प्रिसिशंस डाला हुआ है उसी के हिसाब से दशमलव के अंक तक, दशमलव के अंक के बाद कितनी वैल्यू आपकी शो होने वाली है वो इस चीज़ में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आई होप इस पूरे वीडियो में आप लोग अच्छे समझ गए होंगे क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से प्रॉपर एज ए नोट्स बना लेने हैं, और ये जो एग्जाम्पल है आपको एग्ज़ाम में देने में, आप एग्ज़ाम देने में जब आप एग्ज़ाम देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल बनाइए, तो आप ये वाले एग्जाम्पल बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, इन प्रोग्राम्स को रन करेंगे। रन करने के बाद इनके जो जो आउटपुट मैंने जिस फॉर्मेट में बताए हैं आप लोग चेक करेंगे कि किस फॉर्मेट में आपके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सेफ रहिए, थैंक यू।